नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की। और जब मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, उसका मतलब ये है कि हम ये समझेंगे कि कौन से आर्टिकल्स को बेसिस बनाकर दोनों साइड, एक साइड जो इसको सपोर्ट कर रही है और दूसरी साइड जो इसको अपोज कर रही है, वो कौन से आर्टिकल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बेसिस बनाती है। हम इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी समझेंगे इस एपिसोड में, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, which kind of delayed this whole implementation for such a long time when it was already intended by the Congress party of that time and even the government of that time, and when it was also made a part of our constitution in article 44। तो क्या ऐसा हुआ जिससे इतना ये मामला आगे तक आ गया और अभी तक अनरिजॉल्व सा रह गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई पर्सनल लॉस को टच नहीं करना चाहिए और या उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, देखिए वो लोग रेफ़र करते हैं आर्टिकल 25 को। सबसे पहले आर्टिकल 25 क्या होता है, उसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा की आवाज़, और फ्री प्रोफेशन मतलब आप अपने रिलीजन के बारे में प्रोफेस कर सकते हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं फ्रीली। और आर्टिकल 26 होता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सब्जेक्ट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू व्हाट, हम थोड़ा उसे और समझेंगे आगे कुछ ही मिनटों में। बट आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज योर ओन रिलीजियस अफेयर्स। सो अगर आप कोई रिलीजियस कम्युनिटी हैं, आप अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकती हैं। और जो आर्टिकल 25 है उसमें नए रिलीजन भी आप अगर कोई शुरू कर रहे हैं या कोई अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसका भी आपको फ्रीडम दिया गया है। नाउ द पीपल हु अपोज कैन से कि भाई ये तो हमारे धर्म का मामला है और धर्म की प्रैक्टिस करना, प्रोफेस करना, उसे प्रोपोगेट करना, उसके अफेयर्स को मैनेज करना, वो हमारे धर्म की आज़ादी है ना। तो इसलिए हमको अपने मामले खुद से मैनेज करने दिए जाने चाहिए। तो जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं वो आर्टिकल 25 और 26 के बेसिस पे अपोज कर रहे हैं कि इससे हमारे धर्म के मामलों में हस्तक्षेप होगा। दूसरा साइड क्या है? दूसरा साइड ये है जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे हैं वो किन आर्टिकल्स का सहारा लेके कर रहे हैं। तो मैंने इनको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट मैं जल्दी से एक और बार डिस्कस करता हूँ। पहला होता है आर्टिकल 14 विच इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, है ना। कि भाई आपको किसी भी तरीके से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो पहली बात तो भेदभाव नहीं करेंगे, और दूसरा यह है कि वंचित वर्गों के लिए कानून का प्रोटेक्शन बराबर मिलेगा, यह इंश्योर करेंगे। ये ऐसा आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये दो जो आर्टिकल हैं, इसमें कहने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे अगर एक मुस्लिम महिला है और अगर एक और हिंदू महिला है, उनके बीच अगर मैरिज एंड डिवोर्स के अधिकार में अंतर है तो ये अंतर तो केवल धर्म के आधार पर ही हुआ ना। इसमें तो और कोई मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई अगर तुम मुस्लिम महिला हो तो तुम्हारा ट्रीटमेंट अलग होगा बेसिस द पर्सनल लॉज, और अगर आप हिंदू महिला हैं तो आपके लिए इसी लैंड पर कुछ अलग व्यवस्था है, तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो यही है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे हैं वो ग्रुप, ये कहते हैं कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए। वैसे ही अगर मुस्लिम पुरुष और महिला के बीच में अधिकारों का अंतर है तो ये अंतर तो केवल जेंडर मतलब सेक्स की वजह से है, तो वो अंतर नहीं होना चाहिए, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। और इसीलिए आर्टिकल 14 एंड 15 जो है उसका
एक बेसिस बनता है जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। फिर एक आर्टिकल 21 भी आता है। आर्टिकल 21 इज says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। और जो एक मेनका गांधी केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लाइफ और लिबर्टी की जो डेफिनेशन है, व्याख्या जिसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज गिव्स देयर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिफरेंट केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन देता है। तो जो एक इंटरप्रिटेशन उसमें दी गई थी वो ये है कि ये जीवन सिर्फ ऐसा वैसा जीवन नहीं है, एक गरिमापूर्ण जीवन है, मतलब अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी महिला को तीन बार तलाक देकर बोलकर तलाक दे देते हैं और अपने घर से बेदखल कर देते हैं तो ये तो थोड़ा सा डिग्निफाइड नहीं हुआ, है ना। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल 21 में कहा गया है उसका भी सपोर्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता है जो ग्रुप, वो उसका भी एक फाउंडेशन सपोर्ट लेता है। एंड देन फाइनली वी ऑलरेडी नो दैट आर्टिकल 44 में तो लिखा ही हुआ है कि दैट स्टेट शैल एंडेवर टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो 4 आर्टिकल है इनका बेसिस जो ग्रुप सपोर्ट कर रहा है वो लेता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहा है वो लेता है, और आर्टिकल 25 और 26 का सपोर्ट वो लोग लेते हैं जो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। बट एक जो बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आर्टिकल 25 में एक्सेप्शंस मेंशन्ड है। एक्सेप्शंस मेंशन्ड है, किस बात के एक्सेप्शंस? कि आप फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन तो करोगे, बट उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन किए गए। क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन? फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर इज वन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। सदाचार, मोरालिटी, मतलब आप जिस तरीके से प्रोफेस कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसी बातें ना हो जिससे लोगों के मतलब उसको आप उसमें मतलब गलत बातें फैलाकर आप अपने रिलीजन को प्रोफेस मत करिए। बरगला कर, बहला फुसला कर, कुछ झूठी बातें बोलकर नहीं कर सकते, ये बात कही गई। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं प्रवचन है या कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेगेशन है जो नमाज अदा करना चाहता है, तो उस पूरे कॉन्ग्रेगेशन का जो मेंटेनेंस है, उस प्रवचन में जो पब्लिक व्यवस्था है कि भगदड़ ना मच जाए या कुछ ऐसी घटना ना हो जाए जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, तो ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। थर्ड रीजनेबल है हेल्थ। जैसे कोरोना के टाइम पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब में भीड़ का इकट्ठा होना वर्जित था, तो वो हेल्थ रीजन के कारण रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 25 पे लगाया गया है। फिर रेस्ट्रिक्ट्स अदर फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो यहां पर हमको ये समझ में आता है कि आर्टिकल 25 इफ इट इज रेस्ट्रिक्टिंग अदर राइट्स, जो हमने देखा आर्टिकल 14, 15 इनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो यह आर्टिकल का वो वाला पार्ट वॉइड हो जाएगा। मतलब जहां जहां रेस्ट्रिक्शन है वो वाला हिस्सा लागू नहीं होगा आर्टिकल 25 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 25 इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, है ना। इट कैनॉट रेस्ट्रिक्ट अदर राइट्स सच एज गिवन इन आर्टिकल 14, 15, 21, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखनी है कि जो आर्टिकल 25 है जिसके बेसिस पे यूसीसी को लोग अपोज कर रहे हैं कि नहीं आनी चाहिए, कि भाई हमारे धर्म में इंटरफेरेंस होगा, हमको फ्री प्रोपोगेशन प्रोफेशन में हमारे इंटरफेरेंस होगा, वो ये उनको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं सच दैट इट शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट अदर फंडामेंटल राइट। और यहाँ पर इस कारण से आर्टिकल 25 का सहारा लेना थोड़ा मतलब इट्स नॉट द बेस्ट स्टांस एंड नॉट द मोस्ट सॉलिड आर्ग्यूमेंट। और तीसरा और पांचवा रीजन क्या बताया? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण या समाज सुधार में अगर कोई बाधा आ रही है किसी एक आर्टिकल के कारण, तो उसका वो वाला हिस्सा भी माना नहीं जाएगा। इसका मतलब फिर वही हुआ कि अगर आर्टिकल 25 किसी भी सोशल वेलफेयर वाली सिचुएशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वो हिस्सा उसका नहीं माना जाएगा। छठा क्या है? सेक्युलर एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद रिलीजियस एक्टिविटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट
लाइन है ये, सेक्युलर एस्पेक्ट एसोसिएटेड विथ रिलीजियस एक्टिविटी, उनको नहीं धर्म से जोड़ के देखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किस ज़मीन पे आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बना है, उस ज़मीन का जितना मामला है वो, उसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। वो बिल्डिंग और जो ज़मीन के लिए हमारे देश में लॉज बनाए गए हैं उनसे उसका लेना देना है। सिमिलरली प्रवचन में जो मैंने कहा पब्लिक सेफ्टी, अब प्रवचन धार्मिक मुद्दा हो गया, पर जो पब्लिक सेफ्टी है वो नॉन धार्मिक मुद्दा हो गया, है ना। तो वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे प्रसाद अगर वितरण हो रहा है तो प्रसाद हो गया धार्मिक मुद्दा, आपको कौन सा प्रसाद देना है, किस भगवान के लिए देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, ये सब जो भी वो धर्म है वो डिसाइड कर सकता है। बट धर्म उस प्रसाद में फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, ये तो नॉन धार्मिक मामला हो गया, है ना। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 25 पे लगाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ संपत्ति का वितरण, पत्नी को गुजारा भत्ता, सक्सेशन लॉज, ये सब धर्म के मामले ना ही है, राइट। ये सेक्युलर एस्पेक्ट है धर्म के, ये बताया गया है। तो आर्टिकल 25 भी जो मैं कह रहा हूं इज रेस्ट्रिक्टेड बाय दीज 5 to 6 कंसिडरेशन सच एज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, if it restricts other fundamental rights, social welfare and secular aspects associated with religious activities। ये 6 उस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। इसलिए जो लोग आर्टिकल 25 का सहारा ले रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि इट शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट अदर फंडामेंटल राइट एंड इट शुड नॉट मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद द नॉन धार्मिक, मतलब सेक्युलर साइड ऑफ द धार्मिक एक्टिविटीज़। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है। फिर आते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटीज़। और डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटी बेसिकली कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे डिसीजंस दिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो धर्म की व्याख्या है या धार्मिक प्रैक्टिसेस की व्याख्या है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, व्हाट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन गवर्न्स विच रिलीजियस प्रैक्टिसेस आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिनको 25-26 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इसकी व्याख्या करी है, इंटरप्रिटेशन करे हैं अलग अलग केसेस में। And then Supreme Court also says that what constitutes an essential practice is to be gathered from the text and tenets of the religion. The legislature is not permitted to reform a religion out of existence or identity. ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब 2 मामले देखते हैं इसको समझने के लिए कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी है क्या। तो एक है एन आदित्य वर्सेस त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड का एक जो मामला था, उसमें क्या हुआ कि मामला ये था कि क्या एक नॉन ब्राह्मण व्यक्ति को पुजारी की पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि एज लॉन्ग एज द पर्सन इज वेल वर्स्ड, properly qualified and trained to perform the puja, then such a person can be appointed santhikaran despite his caste. So कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि देखिए ये जो पुजारी हैं, पुजारी लाना है मंदिर में वो एसेंशियल पार्ट है, पर पुजारी सिर्फ एक ब्राह्मण हो ऐसा तो रिलीजन में ये एसेंशियलिटी नहीं है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति जो अच्छे से क्वालिफाइड है, जो अच्छे से ट्रेंड है परफॉर्म करने के लिए पूजा, कैन बी अपॉइंटेड अ पुजारी, है ना। एंड टेम्पल इज नॉट अ डिनोमिनेशन वेयर अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्शिप इज रिक्वायर्ड, है ना। कि इसमें ऐसा बताया कि कुछ मामलों में ऐसा भी कहा गया था कि पुजारी वंशानुगत होंगे या सक्सेशन वाइज ही चलते रहेंगे। उस मामले में ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टेम्पल में उसी पुजारी के वंश के द्वारा पूजा होनी थी। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके बेसिस पे दिस इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द पूजा इन दिस टेम्पल। दूसरा मामला था भूरी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हुआ क्या ना कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक बनाया गया और उसमें पहले ऐसा होता था कि पुजारी को चढ़ावे का एक हिस्सा मिलता था।
अब जब ये बोर्ड बना तो पुजारी बिकेम अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड, और इस पे फिर पुजारी ने केस कर दिया, है ना, कि भाई मेरे को वो जो पहले जो पूजा के चढ़ावे का हिस्सा मिलता था वो भी मिलना चाहिए, है ना। एंड देन दैट इज वेयर सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये राइट टू गेट द चढ़ावा इज नॉट अ कस्टमरी राइट, इट इज़ नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन, कि अगर पूजा के चढ़ावे का पार्ट अगर पुजारी को नहीं मिला तो रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना। सो इट इज़ नॉट द एसेंशियल पार्ट एंड देयर फॉर पुजारी विल रिसीव हिज सैलरी फ्रॉम द बोर्ड। तो ये एक और वो मामला था। और तीसरा, आप कभी एक बहुत ऐसे आर्टिकल्स हैं कि जो लाउड स्पीकर पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे अलग, लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे डिसीजंस हुए हैं जहाँ पे ये कहा गया है कि लाउड स्पीकर धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म का प्रचार तब भी हो रहा था जब लाउड स्पीकर एग्जिस्टेंस में नहीं थे, तो क्लियरली दे आर नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो ये भी एक एग्जाम्पल है व्हेन आई वांट टू एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटी। सो डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटी का मतलब यही है कि कौन से बातें धर्म का हिस्सा हैं और कौन सी बातें नहीं हैं, इसकी बार बार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सती प्रथा देखिए आप, है ना, पॉलीगामी की जो कस्टम है वो देखिए, तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो कस्टम है, अभी तो कस्टम है तो हम तो सती प्रथा करेंगे, या कस्टम है तो हम तो पॉलीगामी करेंगे, है ना। तो जो जहाँ जहाँ मामलों में धर्म को सुधारने की बात आती है वहाँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट यही कहना मतलब कोशिश करता है कि असेंशियलिटी को डिफाइन करे और सिर्फ वही पार्ट रखे जाएं जो असेंशियल हो रिलीजन को, है ना। इसलिए अब देखिए, इसलिए इन सब को जब हमने डिस्कस कर लिया कि क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियलिटी है, रीति रिवाज में बदलाव जिससे धर्म में सुधार होता हो, समाज में सुधार होता हो, इन सब कारणों के कारण आर्टिकल 25 के बेसिस पे कोई ये नहीं कह सकता कि भाई पर्सनल लॉ तो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। देखिए, भारत जो है वो एक थियोक्रेसी नहीं है ना, धर्मतंत्र नहीं है, यह एक डेमोक्रेसी है जहां जब भी धर्म और राज्य के बीच में टकराहट होगी तो राज्य मतलब स्टेट और रूल ऑफ लॉ ही सबसे इम्पॉर्टेंट या ऊपर माना जाएगा। और ये हमको बार बार ध्यान रखना है, और इसीलिए मैं आज के एपिसोड का नाम कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा है। अब देखिए क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम इंश्योर करता है कि वो आर्टिकल्स की ऐसी व्याख्या करे जिससे बदलते समय के साथ जो सोसाइटी में चेंजेस हैं उनको अकाउंट में लाया जा सके और उनको समझा जा सके। जो आज की प्रॉब्लम्स है वो 60 साल 70 साल की या 100 साल 150 साल पहले की प्रॉब्लम्स है, बहुत अलग है। और गड़बड़ तब हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन में कहीं चूक जाता है या गड़बड़ी कर देता है या गलती हो जाती है, राइट। अब वो किसी भी रीजन के कारण हुई हो, और ऐसी ही एक चूक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से 1951 में एक केस था उसमें हो गई। अब पहले केस क्या था ये समझ लेते हैं। एक नरासू अप्पा माली थे जो एक हिंदू व्यक्ति थे फ्रॉम बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे, उस टाइम महाराष्ट्र और गुजरात दोनों कंबाइन होकर था। सो नरासू अप्पा माली वॉज अ हिंदू पर्सन इन स्टेट ऑफ बॉम्बे। इन 1946 वहाँ पर स्टेट ऑफ बॉम्बे में प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बायगामी एक्ट पास हुआ, ठीक है। अब नरासू अप्पा माली कोर्ट में वहाँ गए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो भाई, हिंदू पिंडदान की एक जो विधि है उसमें लड़का ही पिंडदान करता है और मुझे पहले विवाह से कोई बेटा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे 2 विवाह करने का अधिकार मिले, है ना। और फिर उसने क्या कहा कि भाई देखो, सभी धर्म, ऑल रिलीजन एक्सेप्ट द मुस्लिम्स इन दिस कंट्री में बायगामी पनिशेबल है, तो मुझे आर्टिकल 14 और 15 के तहत मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
है ना, क्योंकि मेरे मेरे को आईपीसी 494 के तहत सजा मिल जाएगी, बट कोई मुस्लिम व्यक्ति है इसी कंट्री में, उसको नहीं मिलेगी। तो ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है ना। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो 494 धारा है उसमें ये जो पनिशमेंट है ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में सुलह कर ले तो सज़ा कम हो जाएगी, वेर एज जो महाराष्ट्र का एक्ट है उसमें ये नॉन कंपाउंडेबल है। तो देखिए एक ही मामले के लिए सज़ा में भी कॉम्प्लिकेशन है ना। तो जब ये मामला लेकर ये पहुंचे कोर्ट तो वहाँ पे एक बॉम्बे हाई कोर्ट में एक डिवीज़न बेंच बनी और उसमें दो जो जजेस थे वो थे एमसी छागला। और एमसी छागला एक बहुत ही मतलब लाइक आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार इनका रेज्यूमे था। ये अमेरिका और इंग्लैंड में भारतीय राजदूत रहे थे, आगे चलकर शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी बनेंगे। और दूसरे जज थे पीबी गजेंद्र गढ़कर, वो जो आगे चल के 7th चीफ जस्टिस। तो आप समझ सकते हैं ना कि बहुत ही ऐसे लोग जिनको लॉ की बहुत अच्छी जानकारी थी वो इस डिवीजन बेंच पे बैठे। अब देखिए समझना मामला फंसा कहां ये समझना चाहिए। जब आपका पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है उसमें पहला जो एक आर्टिकल आता है वो 12 में बताया जाता है कि क्या क्या है उस पार्ट में, और 13 जो है आर्टिकल 13 उसमें बताया जाता है कि कौन कैसे मतलब क्या हो है इस पार्ट में और किस तरीके से क्या क्या आर्टिकल्स यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि देखिए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन फोर्स मतलब संविधान बनने से पहले जितने लॉज ऐसे थे जो फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो सारे वॉइड हो जाएंगे, है ना। जितना पार्ट उनका वॉइड रेस्ट्रिक्ट करता है उतना वॉइड हो जाएगा। एंड 13(2) में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी बोल दिया कि आने वाले समय में अगर स्टेट कुछ ऐसे लॉज बनाता है जिससे फंडामेंटल राइट पे अटैक होता है तो वो वाला हिस्सा वॉइड करार दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है 1 और 2 में। और 13(3) में ये बताया हुआ है कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन फोर्स में कौन कौन से लॉज आएंगे, लॉज, ऑर्डिनेंस, ये वो। और यहां पर कस्टम्स का जिक्र नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो बोले गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो खारिज हो जाएंगे, उन लॉज में कस्टम्स नहीं लिखे गए हैं। उसमें ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो कस्टम्स है वो भी खारिज हो जाएंगे। और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान बनाने के बाद जो लॉज आएंगे उनमें लिखा हुआ है कि भाई कोई कस्टम्स भी ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो खारिज हो जाएंगे। अब देखिए ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के चलते जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है आपका, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937, वो इस बेसिस पे खारिज हो जाना चाहिए था कि ये आर्टिकल 14, 15, 21 से को रेस्ट्रिक्ट करता है और इसलिए ये खारिज हो जाएगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था, मतलब ऐसा होना चाहिए था। बट अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जजेस की जो बेंच थी उन्होंने इंटरप्रिटेशन क्या दिया। कहते हैं ऐसा कि जो पीबी गजेंद्र गढ़कर थे उन्होंने इस इंटरप्रिटेशन पे इंसिस्ट करा, क्योंकि एमसी छागला तो चाहते थे कि वो कंप्लीटली कह दे कि हाँ ये बात सही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और नहीं होना चाहिए। पर पीबी गजेंद्र गढ़कर हैं, उन्होंने कहते हैं इंसिस्ट इस बात पे किया कि वो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जिसमें ऐसा कहा गया कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जिसमें फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होते हैं उनका वो पार्ट खारिज हो जाएगा, ऐसा जो लिखा हुआ है। तो गजेंद्र गढ़कर जी ने ये बात कही कि उसमें कस्टम्स नहीं लिखा हुआ है और जो शरीयत एप्लीकेशन है वो तो एक कस्टम है, वो तो बस एक कस्टम है और एक लॉ नहीं है। एंड कस्टम्स हैव ओनली बीन मेंशन्ड इन द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो
इसके बेसिस पे उन्होंने नरासू अप्पामाली के केस में ये कहा कि जो 1946 का जो बॉम्बे में अबॉलिशन ऑफ बायगामी है, प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बायगामी एक्ट है, वो ठीक है। और धर्म, और फिर ये भी कहा कि धर्म, दो तीन बातें कही। देखिए, सबसे पहले ये कहा कि वो नरासू अप्पामाली पे जो एक्ट अप्लाई हो रहा है उसके अंडर उन्होंने अगर बायगामी की प्रैक्टिस करी है तो उनको जो भी सज़ा है वो मिलेगी। फिर ये कहा कि धर्म के विशेष अधिकार को संसद के माध्यम से ही खारिज किया जाना चाहिए। मतलब उन्होंने ये बात संसद पे डाल दी कि हाँ, जो ये धर्म का विशेष अधिकार है, जिसकी बात नरासू अप्पामाली ने अपने केस में कही थी कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसकी बात संसद में होनी चाहिए। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई यहाँ पर कि क्या हम धार्मिक विधियों को, पर्सनल लॉज को आर्टिकल 13 के अंडर रिव्यू करके खारिज कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा। और ये कहा कि किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ को आर्टिकल 13 के बेस पर रिव्यू नहीं किया जा सकता। और ये बहुत बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि क्या हुआ कि समय ऐसा था, कहते हैं समय ऐसा था कि थोड़ा सरकार का भी प्रेशर था कि डिसीजन इस तरीके से दिया जाए कि सेंसिटिविटी ऑफ द टाइम को देख कर दिया जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डिसीजन है कि आर्टिकल 13 के बेसिस पे हम रिव्यू नहीं कर सकते पर्सनल लॉस को, इसको ना किसी स्टेट ने ना सेंटर ने, किसी ने भी इसके अगेंस्ट अपील नहीं करी सुप्रीम कोर्ट में। सब लोग शांत रहे और ये मामला ये अभी तक कायम है। ये जो डिसीजन हुआ है और ये जो कहा गया था ये अभी तक है। इनफैक्ट 2018 में सबरीमला जो एक केस था उसमें जो एक जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, उन्होंने एक अपने नोट में कहा कि जो ये रीजनिंग यूज़ की गई थी नरासू अप्पामाली में, दैट वाज फ्लॉड। फिर भी ये ओवर रूल नहीं हुआ है, बस उन्होंने अपने नोट्स में ये सब कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है रीजनिंग को देख के कि हम एक थियोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं रहते, जो कि हमारा देश एक रूल ऑफ लॉ का देश है ना। तो हमको फिर से ये समझना है कि 1951 में एक मौका आया था सुप्रीम कोर्ट के पास जहाँ पे वो नरासू अप्पामाली के जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है उसको स्वीकार कर लेते, एंड दे कुड हैव स्ट्रक डाउन दैट जो आपका 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, बिकॉज सेइंग दैट इट वाज रेस्ट्रिक्टिंग आर्टिकल it was restricting the what article 14, 15 and 21 have said, है ना। तो ये बात कह सकता था सुप्रीम कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट इन देयर इंटरप्रिटेशन। बट कहा क्या कि जो कस्टम्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में वो नहीं है, हमारे संविधान में ऐसा कस्टम्स का मेंशन नहीं हुआ है जहाँ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और सिंस कस्टम्स तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में करे हैं और जो शरीयत एप्लीकेशन वाला जो एक्ट है वो तो एक कस्टम था और वो तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए वो खारिज नहीं किया गया, है ना। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा इंटरप्रिटेशन या एक ऐसा मामला था जिसने आने वाले 20-30 सालों तक, 1951 में जब ऐसा हुआ तो आने वाले 20-30 सालों तक ये एक जजमेंट ने काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन बना दी कि किसी ने भी इसको इन धार्मिक विधियों या पर्सनल लॉस को लेकर कोर्ट, मतलब कोई भी नहीं गया फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 years, एंड इट स्टेड एज इट इज। अगले एपिसोड में अब हम जाएंगे उन केसेस पर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने या जहाँ पे भी या हाई कोर्ट्स ने ऐसे कुछ जजमेंट दिए हैं जिससे ये बातें और मतलब द कॉन्वर्सेशन मूव्ड अहेड। मैंने जो आपको कहा था 30 साल के अंतराल के बाद केसेस आने शुरू होंगे और वहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे जजमेंट्स देगा जिनसे हमको ये समझ में आता है कि यू नो व्हाट इज़ नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए फिर आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के एपिसोड में बस मेरी सबसे बड़ी जो मेरा एफर्ट था वो इस डायरेक्शन में था कि आप उन आर्टिकल्स को समझें जिनके बेसिस पे बोथ द साइड्स अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं।
हमने न सिर्फ उन आर्टिकल्स को समझा बट उन पे अप्लाई होने वाली कुछ जो हमने आर्टिकल 25-26 पे अप्लाई होने वाली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको समझा। हमने नरासु अप्पामाली का एक केस देखकर ये समझा कि किस तरीके से एक टाइम पे व्हेन सुप्रीम कोर्ट कुड हैव गिवन अ जजमेंट दैट कुड हैव पेव्ड अ वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आवर कंट्री, it did not happen in that particular case of Narasu Appamali in 1951 and kind of delayed this whole issue and the related debates for a long time. अगले एपिसोड में मुझे लगता है अगला एपिसोड फाइनल एपिसोड होना चाहिए इस सीरीज़ का। उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे और फाइनली कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स पर सुनेंगे on what according to me or generally like what could be a possible approach towards uniform civil code in India. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, जय हिंद।